हम यूपी बिहार वालों को लगता है कि सारी पॉलिटिक्स हमारे यूपी या बिहार में ही हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। एक और राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं 20 नवंबर को, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहां की पॉलिटिक्स भी गजब की है, टेढ़ी मेढ़ी है। आप समझिए करीब 6 रीजन हैं, सभी 6 रीजन की अलग पॉलिटिक्स हैं, अलग अलग पार्टियों के बीच टक्कर है। करीब 6 पार्टियों का भविष्य दांव में लगा है इस विधानसभा चुनाव में। तो एक लंबी पॉलिटिक्स है, लंबा इतिहास है। और अभी की बात करें तो काफ़ी कुछ है जो आपको जानना समझना चाहिए अगर आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो हमने इसीलिए करने जा रहे हैं जिसमें हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से समझा सकें कि विदर्भ रीजन क्या है, मराठवाड़ा में कौन कौन से ज़िले आते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में कौन से ज़िले, वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, कोंकण रीजन है जो समुद्र के किनारे वाला महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ के लोकल फैक्टर्स क्या हैं, लोकल नेता कौन से हैं, मुंबई रीजन देश की आर्थिक कैपिटल इसको कहा जाता है, वहाँ किसका होल्ड है, वहाँ किसकी प्रतिष्ठा इस बार दांव में लगी है, और खानदेश या नॉर्थ महाराष्ट्र जिसको कहा जाता है वहाँ पर क्या हाल चाल है। तो सभी रीजन के बारे में जानेंगे, महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। विस्तार से बात करने के लिए और हमको ये पूरा ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी महाराष्ट्र से जुड़ेंगे जितेंद्र झवर जी, जो कि हमारे राजनीतिक संवाददाता हैं। TV9 के लिए वो काम करते हैं और लंबे समय से महाराष्ट्र को कवर कर रहे हैं, समझते हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जी नमस्कार। जितेंद्र जी, पहले तो हमको थोड़ा सा जो अभी एक दो करंट में सवाल चल रहे हैं, पहले वो मैं आपसे उनका जवाब चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़ा महाराष्ट्र को समझने की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल जो सवाल चल रहे हैं भाई, देखिए महायुति जो गठबंधन है जिसमें कि बीजेपी है, एनसीपी अजीत पवार हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली जो है वो है, उसमें दो चीज़ें लगभग क्लियर नज़र आ रही हैं। 182 नाम भी, लिस्ट भी सामने आ गई है। मगर महाविकास अघाड़ी जो विपक्षी गठबंधन है जिसमें शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बातचीत फंसी हुई है अभी तक। आप देखिए सीटों का क्या फॉर्मूला रहेगा वो भी सामने नहीं आया, सूत्रों के हवाले से तमाम चीज़ें आ रही हैं। आखिर बात फंसी कहाँ है, पहले हमको थोड़ा इसके बारे में बताइए। महाविकास आघाड़ी के बारे में अगर सोचे ना, तो पिछली 2019 का इलेक्शन और अभी 2024 इसमें काफी कुछ अंतर है। तब महाविकास आघाड़ी में दो ही पार्टी थी, सिर्फ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो कि एक ही थी। अजीत पवार और शरद पवार अलग अलग नहीं थे तब। जी। पर उसके बाद उनके पास उद्धव ठाकरे आ गए है, आणि इसीलिए अब सीटों का बंटवारा 3 पार्टियों में करना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। कांग्रेस चाहती है महाविकास आघाड़ी में बड़े भाई हम रहे, और उद्धव ठाकरे जी चाहते हैं हम रहे। उद्धव ठाकरे का फोकस जहां मुंबई कोकण में है, साथ ही उनको विदर्भ में भी अपनी जगह बनानी है। इसीलिए वो जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है विदर्भ, वहां पे वो अपनी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। और विदर्भ के जो सारे नेता है वो देने के लिए तैयार नहीं है कि हम शिवसेना को यहाँ से कोई ज्यादा सीटें देंगे। इसीलिए मुंबई से दिल्ली तक मीटिंग ही चल रही है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। घंटों घंटों मीटिंग भी चल रही है। जी, तो एक आप कह रहे हैं कि जो शिवसेना जो बीजेपी से जिसकी इस बात की लड़ाई थी कि महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन, और उस लड़ाई के चलते 2014 में पहले बिखराव दिखा, फिर 19 के बाद जो नतीजे आए, साथ में लड़े थे, नतीजे साथ में फेवर में थे, फिर अलग हो गए और उसके बाद से टकराव चला आ रहा है, बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई। वही आप कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में भी यही टेंशन चल रही है कि बड़ा भाई कौन होगा, ज़्यादा सीटों पर कौन लड़ेगा, इसकी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक बात और बड़ी चर्चा में रही कि मुख्यमंत्री का फेस को लेकर भी कुछ विषय रखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए इस चुनाव में। क्या ये भी एक कारण है बात रुके होने का? जी, उद्धव ठाकरे ने तो सीरियसली खुद का नाम नहीं लिया है, पर इनडायरेक्टली उन्होंने 2-3 सभाओं में सीधा बोल दिया है महाविकास आघाड़ी ने अपना सीएम का फेस डिक्लेयर करना चाहिए। चाहिए तो कोई भी नाम डिक्लेयर करो, मैं उनको पूरा अपना सहमति देता हूँ। फिर भी उस मीटिंग में शरद पवार जी थे या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो इस बारे में कुछ नहीं बोले उस रैली में। उसके बाद भी एक रैली हुई, वहां भी उद्धव ठाकरे ने डिमांड की, पर नहीं बोले। उसके बाद वापस एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछे गए उनको, तो फिर उद्धव ठाकरे जी अब बोलने लगे हैं कि पहले महायुति ने अपना सीएम का फेस डिक्लेयर करे, फिर हम करेंगे। यहाँ तो एक दो पाव अभी पीछे आ गए हैं वैसे जी तो। जी जी, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा
जो मुख्यमंत्री वाली बात है उस पर थोड़ा वो पिघले हैं, मगर सीटों के मामले को लेकर आपके पास क्या कोई सूचना आ रही है, कोई फॉर्मूला भी निकल कर क्या आ रहा है और कब तक ये घोषणा हो सकती है? जब उनके सारे नेताओं से बात होती है, एक दो दिन में घोषणाएं होगी, एक दो दिन में आज ही लिस्ट आएगी, ऐसे बातें कर रहे हैं। पर अभी तक मीडिया को नहीं बताते हैं क्या चल रहा है। देर रात तक भी मीटिंगें चल रही है। इस सारी मीटिंग को पहले संजय राउत लीड करते थे उद्धव ठाकरे की वजह से, बट कहा जा रहा है नाना पटोले और संजय राउत इनमें काफी कुछ अनबनी बन गई। उसके बाद शिवसेना की ओर से अनिल देसाई लीड करने लगे, थोड़ा संजय राउत भी अब पीछे आ गए उसमें। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि संजय राउत को थोड़ा सा बैकडोर में किया गया है और नए नेतृत्व को आगे किया गया है इस मीटिंगों में, ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, जो एकदम ब्लॉक सी हो गई थी ऐसा लग रहा था। तो अब आप वही कह रहे हैं कि भाई ये क्लियर होगा, जल्दी होगा, मगर अभी तो यही कहा जा रहा है। इस बीच 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ एक चर्चा और उड़ गई है महाराष्ट्र को लेकर कि उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से बातचीत नहीं बन पा रही है और उनकी बैकडोर में पर्दे के पीछे अमित शाह से मुलाकात हुई, ऐसा तमाम लोग दावा कर रहे हैं। कुछ बीजेपी से बातचीत शुरू हुई है और ये भी तक लोग कह रहे हैं कि अगर अभी अलायंस नहीं होता, उद्धव ठाकरे वापस नहीं आते, तो पोस्ट पोल के बाद भी ऐसी कोई संभावना बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच कुछ बातचीत चल रही है, ऐसा है क्या? ऐसा तो चर्चाएं तो काफी गर्म है यही कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ भी एक मीटिंग कर चुके हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी में नहीं बनी तो वापस वो बीजेपी के पास जा सकते हैं। पर इसकी संभावना काफी कम लग रही है। जी, संभावना आप कह रहे हैं कम है, संभावना के लिहाज से मामला कमजोर है, मगर अफवाहों का कह क्योंकि सकते हैं दौर जारी है। जी जी क्योंकि एक जगह भी शिवसेना जो शिंदे गुट है उन्होंने भी अपनी सीटों के बंटवारा नहीं डिक्लेयर किया, अपन अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। अजीत पवार अपने सारे कैंडिडेट्स को एबी फॉर्म दे चुके हैं। तो अब उनके पास तो कोई उद्धव ठाकरे के लिए कोई बचा ही नहीं है क्या उनको कुछ दे जगह। बिल्कुल, आप कह रहे हैं गुंजाइश अब नहीं बची है इस तरह की किसी गठबंधन की, तो वो बातें उनको अफवाही माना जा सकता है। थोड़ा सा हम जो तात्कालिक प्रश्न थे वो पूरे हो गए हैं, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्या है उसको थोड़ा समझने के लिहाज से। तो देखिए हमारे पास नक्शा है, मैं नक्शा लेके बैठा हूँ प्रिंट लेके, और उसको 6 रीजन में जैसे महाराष्ट्र बटा हुआ है ऐसा कहा जाता है। विदर्भ रीजन है जहाँ पर 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और 62 विधानसभा सीटें आती हैं। मराठवाड़ा है वहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 48 सीटें आती हैं। पश्चिम महाराष्ट्र है जहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 70 सीटें आती हैं। कोंकण रीजन है जहाँ पर 39 सीटें आती हैं, 5 ज़िले हैं। मुंबई रीजन है जहाँ 2 ज़िले हैं और 36 सीटें आती हैं। इस तरीके से 35 सीटें नॉर्थ महाराष्ट्र में आती हैं, ऐसा मेरे सामने जो कागज़ है उसमें जानकारी है। मुझे लगता है पश्चिम महाराष्ट्र और जो नॉर्थ महाराष्ट्र है उसमें सीटों का मुझे लगता है मेरे पास गलत थोड़ी जानकारी है। मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा हमको समझाइए विदर्भ के बारे में सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा जो महाराष्ट्र को लेकर होती है विदर्भ के बारे में, और कहा जाता है कि यहाँ पर सीधी फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगी, ऐसा जानकार कहते हैं। थोड़ा हमको विदर्भ रीजन के बारे में बताइए, उसके लोकल फैक्टर्स क्या हैं, कौन से बड़े नेता हैं इस क्षेत्र में, लड़ाई किसके किसके बीच इस बार है? जी विदर्भ वैसे देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रांत रहा है महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स के। वहां से सीएम भी हो चुके हैं। इससे पहले वसंतराव नाइक सीएम हो चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जी सीएम हो चुके हैं। जी किंतु विदर्भ की कुछ नेताएं अभी भी डिमांड करते हैं क्या विदर्भ का विकास नहीं हुआ है, उसको अलग राज्य बनाया जाए। जी पर वहां से जब सीएम हो चुके हैं वो लोग अपने प्रांत का विकास नहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो सारा जो प्रांत है सब कृषि पे आधारित है, सारे किसान हैं। वहाँ की जो फसल है संतरा कपास ये मेन फसल है। जी और 62 जो सीटें हैं वहां पर एक समय ऐसा था पूरा कांग्रेस का वर्चस्व था। पर जब से धीरे धीरे बीजेपी ने वहां काम करना चालू किया और 1995 से जरा वहां का पिक्चर चेंज होने लगा है। वहां बीजेपी ने अपनी जगह बनाई और पिछली बार भी बीजेपी ने 62 में से 29 सीट वहां पे ली थी, यानी वो 105 सीट में से सबसे ज्यादा विदर्भ में बीजेपी को सीट मिली थी। जी तो अब कांग्रेस को लग रहा है लोकसभा में उनको जैसा फायदा हुआ विदर्भ में
तो हमें भी इस बार भी विधानसभा में भी कांग्रेस को ही फायदा होगा इस नतीजे पे वो है, इसीलिए वो शिवसेना को वहां की सीट नहीं छोड़नी चाह रहे हैं। मेन तो जो जैसे आपने बताया कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही वहां अच्छी फाइट होने वाली है। वहां के जो बड़ा कांग्रेस नेता है वो कभी कभार नाना पटोले अभी प्रदेश अध्यक्ष वो बीजेपी में थे, पर मोदी जी से उनकी अनबनी के कारण वो वापस कांग्रेस में आ गए। जी। फिर बीजेपी से चंद्रशेखर बावनकुळे, देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस का गढ़ भी यानी मुख्यालय जो बिल्कुल। है वो भी जी। विदर्भ में है। इसलिए बीजेपी के लिए विदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भी है, और कांग्रेस के लिए भी अपना अस्तित्व अगर बचाना है तो विदर्भ में उनको अपना चमक दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। तमाम देखिए जानकार जितेंद्र जी ये भी कहते हैं कि विदर्भ जो जीतेगा, विदर्भ में जो ज़्यादा सीटें लाएगा वही सरकार बनाएगा, वही किंग मेकर बनेगा, और हो सकता है उसी पार्टी से किंग भी महाराष्ट्र का तय हो। और जो आपने बताया भी कि लोकसभा चुनावों में जो नतीजे रहे उसके लिहाज से अगर देखेंगे विधानसभा सीटों को, तो कांग्रेस को यहाँ अच्छी खासी लीड मिली इस बार। आप देखिए विदर्भ क्षेत्र में जो 62 सीटें हैं उसमें अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो 29 सीटें कांग्रेस की, शिवसेना उद्धव के खाते में 8 और एनसीपी शरद के खाते में 3 सीटें दिखाई दी हैं। तो मतलब आप देखिए कि विदर्भ में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अच्छी खासी लीड रही है। तो इसका क्या अभी कवर करने में बीजेपी कुछ कामयाब रही है, या फिर ऐसा है कि लोकसभा चुनाव अलग थे और उस समय अलग तरीके की नाराजगी थी, अभी चीज़ें बदलेंगी, ऐसा है क्या? हाँ, चीजें तो बदली है अभी। जो फिलहाल महायुति गवर्नमेंट है उन्होंने लाडली बहना जो एमपी का पैटर्न था वो ये स्कीम लाई है। जी जी वो जी। स्कीम काफी पॉपुलर हुई है महाराष्ट्र में। तो महायुति को अभी लगने लगा है क्या अपन अब वापस सरकार में आएंगे उस स्कीम की वजह से। और जैसे आपने बताया कि विदर्भ में जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा वही सरकार बनाएगा। विदर्भ के साथ पश्चिम महाराष्ट्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पे 70 सीटें हैं जी जो काफी पवार फैमिली का ही गढ़ रहा है पश्चिम महाराष्ट्र। जी। और उन्होंने सहकार में भी वहां भी अच्छे काम किया है, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी अच्छा काम है उन्होंने किया है। बिल्कुल। विदर्भ की बात हमने कर ली। विदर्भ के अगर ज़िलों के लिहाज से बात करें तो गढ़चिरौली, गोंडिया और भंडारा, नागपुर, वर्धा और चंद्रपुर, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुढ़ाना, वाशिम, कई ज़िले इस पूरे रीजन में आते हैं। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ये इलाका डिसाइड करता भी है। और जो विदर्भ का आंदोलन आप कह रहे थे वो भी लंबे समय से चलता रहा है, विदर्भ अलग करने की डिमांड भी चलती रही है। तो क्या चुनाव में वो भी एक फैक्टर रहता है? बीजेपी और कांग्रेस का क्या स्टैंड रहता है इसमें? चुनाव में नहीं है। जी आ, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो मुद्दा उठाते हैं, पर कोई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से ऐसी डिमांड नहीं होती है। बीजेपी भी विदर्भ चाहती है अलग प्रांत, पर खुलेआम वो इस बारे में बात नहीं कर पाती है। और विदर्भ में इस बार का जो चुनाव है उसमें और जैसा लोकसभा में अलग पैटर्न अपने को बारामती में देखा था। भाभी और ननद की लड़त हुई थी, तो विदर्भ में गढ़चिरौली में वैसे बाप बेटी में लड़त होने वाली है। जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर है एनसीपी के धर्मराव बाबा आत्राम, उनकी बेटी भाग्यश्री उनके खिलाफ चुनाव में शरद पवार की पार्टी की ओर से आ रही है। और वैसे ही बुल्डाना में है सिंदखेड़ा राजा जो मतदार संघ है, वहां पे राजेंद्र सिंह ने अभी उन्होंने शरद पवार गुट ज्वाइन किया। जी। इससे पहले वो अजित पवार गुट में थे। उनकी भतीजी गायत्री सिंह ने वो अब चुनाव में आ रही है, यानी बाप बेटी और चाचा भतीजी ऐसा चुनाव भी यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है तो। जी। तो ये विदर्भ की बात हो गई। थोड़ा मराठवाड़ा की तरफ चलते हैं। मराठवाड़ा में 8 ज़िले आते हैं और 46 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी कांग्रेस को जी बताते हैं कि फ़ायदा हुआ था जो चुनाव हुए थे कांग्रेस गठबंधन को। तो मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर नांदेड़, हिंगोली, जालना, औरंगाबाद, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, तो इस तरह के ज़िले आते हैं। थोड़ा मराठवाड़ा क्षेत्र के बारे में बताइए। मराठवाड़ा क्षेत्र में जो लोकसभा में हुआ शायद वैसा ही पैटर्न अभी विधानसभा में रहेगा, क्योंकि
वहां पे सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट चल रहा है, इशू चल रहा है, मराठा आरक्षण चल रहा है। जी। जो मनोज जरांगे है, उनका आंदोलन पूरा मराठवाड़ा में अच्छी तरह फैला हुआ है। और हर जिले में उनको मानने वाले, उनको समझने वाले सारे लोग हैं। तो मनोज जरांगे ने महायुति के खिलाफ ही अपना आंदोलन, एक तरीके से एक मुहिम चलाई है। और देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ तो ज्यादा ही हमेशा बात करते हैं। जी। और वहां के अगर बड़े नेता देखे गए तो पंकजा मुंडे जो थी लोकसभा में, जी। उनको भी हार पत्कारनी अच्छा, छोटे पड़ी मार्जिन, थी मुझे लगता वहां। है करीब 6,000 वोटों से वो चुनाव हारी, मगर हार हार होती है। हमारी थी। जी। मैंने गोपीनाथ मुंडे की बेटी, जी। और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बीजेपी को जिन्होंने बढ़ाया, गोपीनाथ मुंडे और गडकरी के नाम लिए जाते हैं, साथ में एकनाथ खड़से जी का नाम लिया जाता है। जी। आज उनकी बेटी उनके इलाके में, उनके गढ़ में पराभूत हो चुकी थी। यानी ये भी फैक्टर मनोज जरांगे फैक्टर ही था जो वहां पर है। जी। उसके बाद भी काफी बीड जिला डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पर सारे डिस्ट्रिक्ट में मनोज जरांगे जी का वर्चस्व है। अभी उनका रोल है, क्या वो कुछ जगह अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, या कुछ जगह किसे पाठिंबा दे सकते हैं। अभी उन्होंने वो क्लियर नहीं किया है क्या करने वाले, पर उनका जो रोल है पूरी तरह वो बीजेपी के महायुति के खिलाफ ही है वो। बिल्कुल, उनका रोल पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ दिखता है। और लोकसभा चुनाव में लोग कहते हैं कि मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा, और मनोज जरांगे जिस तरीके से लगातार आंदोलनरत हैं, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में उठाना पड़ा। और आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से तो लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि भाई मराठा आरक्षण को लेकर वो सीरियस हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो उसको लेकर लड़ाई चल रही है, उसमें इन्होंने बेहतर वकील लगाए हैं। इनका दावा है कि जब शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो अच्छे वकील नहीं दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए जो आरक्षण में प्रस्ताव दिया गया था, आरक्षण लागू किया गया था, वो टिक नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह के दावे किए जाते हैं। तो जनता के बीच क्या नैरेटिव चलता है? बीजेपी कह रही है कि हम तो सीरियस हैं आपके आरक्षण के लिए, उसके बावजूद जो है बीजेपी को नुकसान होता रहा है। मनोज जरांगे हमेशा एक ही बात समझा रहे हैं कि जी। हमें जो भी रिजर्वेशन चाहिए वो 50% के अंदर चाहिए, 50% ऊपर वाला नहीं। जो बीजेपी दे रही है वो स्पेशल 10% रिजर्वेशन 50% के ऊपर जा रहा है, और वो टिक नहीं पाएगा, ये मनोज जरांगे को पता है। इसलिए वो बार बार जितेंद्र जी, मैं आपसे चाहता हूँ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा मराठा आरक्षण के बारे में बता दीजिए कि ये आंदोलन क्या है, इसमें क्या डिमांड है, कहाँ बात फंसी है, मनोज जरांगे कौन है? अगर साल भर पहले की बात देखे तो मनोज जरांगे का नाम भी महाराष्ट्र के गांव गांव तक पता नहीं था। जी। पर उन्होंने बीड डिस्ट्रिक्ट में अंतरवाली करके गांव है, वहां पे अनशन किया। उस अनशन के बाद वहां लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद जो कुछ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई। हर जगह मनोज जरांगे का नाम होने लगा। उनके अनशन 8-10 दिन चलने लगे। फिर सरकार के सारे सीएम तक वहां जा पहुंचे थे उनके अनशन तोड़ने। और उनको जो सारी डिमांडें थी उनकी कबूल कर ली गई थी कि ओबीसी में से उनको कुणबी, ओबीसी में से कुणबी मराठा का उनको आरक्षण देंगे ओबीसी के अंडर। बट आगे चल के सारे कुणबियों, सारे मराठा को कुणबी आरक्षण नहीं दे पा रहे थे। अभी भी मनोज जरांगे उस पे ही अपने है कि ओबीसी के अंडर ही हमें आरक्षण चाहिए। तो दूसरी जगह ओबीसी के भी नेता सामने आ गए, छगन भुजबल जैसे, या लक्ष्मण माने जैसे लोग सामने आ गए कि ओबीसी में हम अब उनकी एंट्री नहीं होने देंगे। और जिनको भी कुणबी दाखिले दिए उनकी भी इंक्वायरी करो वो सही साथ दिए क्या नहीं। ये ज्यादा फैक्टर मराठवाड़ा में है। जी। अगर यही नॉर्थ महाराष्ट्र में देखे ना मराठा आरक्षण का, तो वहां के जो मराठा है ऑलरेडी वो कुणबी में है। पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा बोलते हैं हमें तो कुणबी नहीं होना है, हम तो मराठा ही रहेंगे। तो जो ज्यादा असर है मराठवाड़ा में वो मराठा आरक्षण का चल रहा है। और वहां पे जो लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने कांग्रेस के बड़े नेता थे अशोक चौहान को बीजेपी में लिया था। जी। उनको राज्यसभा की सांसद भी दी थी। फिर भी नांदेड़ में भी बीजेपी का उम्मीदवार नहीं आया वहां पर भी चुन के। अभी उनकी बेटी को भी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवारी दी है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं अशोक चौहान को लिया गया इस क्षेत्र से, मराठवाड़ा से।
मगर ज़्यादा लाभ अभी तक हुआ नहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के लाभ की अपेक्षा रही थी। विधानसभा में क्या चीज़ें बदलेंगी कि लोकसभा वाला मामला रिपीट हो सकता है? जब वहां के लोगों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोकसभा वाला ही मामला वहां रिपीट होने वाला है। अच्छा, नाराजगी है, बीजेपी उसको काउंटर करने के नाराजगी लिए कोई नैरेटिव बीजेपी के पेश नहीं कर पाई अभी खिलाफ तक। वैसे नहीं, उनको आरक्षण चाहिए, कोई भी दो, हमें आरक्षण का पैटर्न लागू होना चाहिए हमें। उनको मतलब नहीं कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या बारीकियां हैं इसकी, उनको उनका सीधा है कि हमें आरक्षण चाहिए। कैसे देगी वो सरकार जाने, हमें चाहिए, ये बात है। जी। जी बिल्कुल। अब थोड़ा पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं और यहाँ पर भी 5 ज़िले आते हैं, पुणे, सोलापुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। और पश्चिम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ भी एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे की इनको लाभ हुआ है इस इलाके में भी, लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखेंगे। थोड़ा पश्चिम महाराष्ट्र के बारे में बताइए। पुणे एक बड़ा शहर यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ इस क्षेत्र में किसकी चलती, किसके बीच इस बार लड़ाई होती दिख रही है? पश्चिम महाराष्ट्र में अब वर्चस्व शरद पवार या अजित पवार, ये दोनों में से कौन लेगा उस पे ही ज्यादा लड़ाई चल रही है। अच्छा। दोनों का गढ़ है, दोनों एक साथ थे इससे पहले, पर साल भर पहले दोनों ने अपनी राय अलग अलग चुन ली। अब शरद पवार 85 ईयर के होने के बाद भी खुद अब हर जगह जा रहे हैं अपने पार्टी को जिताने के लिए। उनके साथ में उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी है, और दूसरी जगह अजित पवार भी अपनी पूरी यात्रा निकाल चुके हैं, जन स्वराज यात्रा के माध्यम से। वो महाराष्ट्र के गांव गांव तो गए ही, पर उन्होंने ज्यादा फोकस पश्चिम महाराष्ट्र से किया है। ने अब भी जो सीटों का बंटवारा होगा, अजित पवार ने ज्यादा डिमांड पश्चिम महाराष्ट्र की ओर से ही की है। जी, मतलब यहाँ पर आप कह रहे हैं कुल मिला के फाइट जो है वो एनसीपी शरद पवार गुट जो है और जो एनसीपी अजित पवार के हाथ में है, इन दोनों के बीच ही मेजर टक्कर होने वाली है। यहीं से तय हो जाएगी कि एनसीपी का भविष्य किसके हाथ में रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा के लिहाज से देखेंगे तो एनसीपी अजित पवार को बड़ा नुकसान हुआ, मात्र 1 सीट जीत पाए। जी, उनकी जो पत्नी थी सुनेत्रा पवार, जी। उनको भी वहां पे पराभूत होना पड़ा है। अब वापस बारामती में वैसा ही पैटर्न आ रहा है। बारामती में अजित पवार तो पहले 2-4 बार बोल चुके थे कि हम वहां खड़े नहीं रहेंगे बारामती से। फिर बाद में कार्यकर्ताओं का आग्रह के बाद उन्होंने वहां से लड़ने का निर्णय तो लिया है, पर उनके खिलाफ उनके सगे भाई के बेटे ही अब जो योगेंद्र पवार है, उनको शरद पवार गुट की ओर से टिकट मिल रहा है। वो अजित पवार के खिलाफ अब लड़ रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइट तो होने एक वाली तरफ है। पूना में और बारामती में अब अजित पवार अपना वर्चस्व उनको टिकाना है। इसीलिए जब सरकार थी तो वहां उससे के पालक गार्डियन मिनिस्टर थे, तो अजित पवार ने वही इशू बना रखा था कि मुझे पुणे का गार्डियन मिनिस्टर हो रहा था। बीजेपी ने आखिर में फिर अजित पवार की झोली में गार्डियन मिनिस्टर दी, तब वो उनकी नाराजगी दूर हुई थी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में वैसे इस बार तय होने वाला है कि एनसीपी का भविष्य क्या होगा, और पुणे की बारामती सीट पर यह तय हो जाएगी कि अजित पवार का भविष्य क्या होगा। वो जीतेंगे या वो सीट जो उनकी पारंपरिक सीट रही, पारिवारिक सीट रही है, वो शरद पवार के एनसीपी के खाते में जाती है, या अजित पवार अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहते हैं। थोड़ा कोंकण रीजन की तरफ चलते हैं। और बड़ा, मैं गया तो नहीं पर मैंने सुना है ऐसा कि बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है। मुझे लगता है जितेंद्र जी आप तो खूब गए होंगे, थोड़ा क्षेत्र के बारे में बताइए। सिंधुदुर्ग जिला है, रत्नागिरी है, रायगढ़ है, थाने इसी क्षेत्र में आता है। कैलिफोर्निया कोकन को बोल सकते हैं जी, महाराष्ट्र का कैलिफोर्निया कोकन को बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा यहाँ की पॉलिटिक्स समुंदर के साथ साथ कुदरत ने भी खुल के अपनी। जी, अगर थोड़ा इसके क्षेत्र के बारे में बताइए, खूबसूरती के अलावा पॉलिटिक्स क्या है, कौन से बड़े नेता हैं क्षेत्र में, किसकी चलती है, किसके बीच टक्कर है? कोकण क्षेत्र में तो मेन तो मुंबई और कोकण में शिवसेना का गढ़ रहा है। अच्छा। और वहां पे बीजेपी की कभी शिवसेना में जो थे सीएम नारायण राजन तेली है, ठाणे से जितेंद्र आव्हाड, जो कोकण क्षेत्र, ठाणा भी कोकण क्षेत्र में गिने जाता है, वो भी है। और जो कोकण की 39 सीटें हैं, वहां से बीजेपी शिवसेना जो शिंदे सेना है वो ज्यादा जीत पाती है या उद्धव सेना जीत पाती है। इससे अब
मुंबई और कोकण में शिवसेना का भविष्य टिका रहेगा, उद्धव ठाकरे का, यानी उद्धव ठाकरे का भी सारा फोकस जैसा वो विदर्भ में चाह रहे थे, वैसे उन्होंने अब अपना फोकस कोकण में भी रखा है। कोकण से कुछ शिंदे गुट के नेताओं को भी अपने पार्टी में लिया है उन्होंने। जी राजन तेली उनके साथ आ चुके हैं। जी। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि मुंबई और कोंकण रीजन में शिवसेना का भविष्य तय होने वाला है, एक नाथ शिंदे और जो उद्धव ठाकरे खासदार की दोनों जो नारायण पार्टियां दामोदर उनके बीच में टक्कर रहेगी। जी। बिल्कुल। अब चलते हैं नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ, जहां पर 5 ज़िले आते हैं, और धुले, जलगांव, अहमदनगर, नासिक, ये ज़िले हैं यहाँ पर। थोड़ा वो इसके बारे में नंदुरबार बताइए, भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के है। बारे में। जी महाराष्ट्र का वो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट तो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, जी। और कांग्रेस का वो कभी का गढ़ माना गया था, यानी तो इंदिरा गांधी से लेके कोई भी वहां पे पहली रैली या पहली स्कीम जो थी सरकार की, वो अच्छा वहां से लॉन्च करते थे। अच्छा। जी। जी और जो नॉर्थ जिसे बोलते हैं, जिसमें खानदेश भी आता है, वहां के बड़े नेताओं में ओबीसी के जो अभी लीडर है छगन भुजबल है, एकनाथ खड़से हैं, गिरीश महाजन है। तो इस बार तो गिरीश महाजन के जामनेर क्षेत्र में भी काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कभी कभार एकनाथ खड़से थे, वो बीजेपी में गिरीश महाजन के साथ थे, पर 40-45 साल बीजेपी में रहने के बाद जब देवेंद्र फडणवीस से उनकी अनबन हुई, तो गिरीश महाजन का एक नॉर्थ महाराष्ट्र जलगांव डिस्ट्रिक्ट से नेतृत्व नया देवेंद्र फडणवीस ने खड़ा किया है। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो किया, उसकी वजह से वो नाराज होकर पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ गए। जी। उसके बाद भी उनकी जो बहू है, वो वहां से रावेर से एमपी बन चुकी है। इस बार भी वापस उनको ही टिकट दिया। तो लोकसभा चुनाव के पहले एकनाथ खड़से दिल्ली आए थे, दिल्ली में बड़े नेताओं से वार्तालाप भी किया, उनको वापस बीजेपी ज्वाइन करनी थी। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया मीडिया के सामने कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, बट महाराष्ट्र के नेता उनको बीजेपी में एंट्री नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उनका अभी तक बीजेपी में प्रवेश भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, और वेटिंग फिर में टिकट खड़से ने चल रहा है पूरी उनका। ताकत लगा। जी। वेटिंग में टिकट चल रहा है उनका। हाँ, ये जो पहले जो बड़े नेता होने के बाद भी आने को इच्छुक है, पर उनको ले नहीं रहे हैं। जी। कौन नहीं ले रहा? क्या देवेंद्र फडणवीस की वजह से, या उनके ना चाहने की वजह से उनकी एंट्री अटकी हुई है महाराष्ट्र में? जी, ये तो खुद खड़से भी बोलते हैं, देवेंद्र फडणवीस की वजह से मुझे नहीं ले पा रहे हैं। और सच बात भी वही है। क्या महाराष्ट्र का अगर पॉलिटिक्स देखे तो जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बन चुके थे, तब सारे हेवी मिनिस्टरी जी थी एकनाथ खड़से के पास थी, जी। और उनकी प्रशासन पे भी काफी अच्छी पकड़ थी। तो देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा ऊंचा हो रहे थे, इसीलिए महाराष्ट्र में जरा उनको साइड ट्रैक कर दिया गया तब बीजेपी में। जी। मगर अब बताया जाता है कि चर्चा तो है कि उनको शामिल होना है, पर कब शामिल होना है, क्यों शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं भी लगातार जारी रहती हैं। और पुराने पर नेता अभी एकनाथ उन्होंने, खड़से। खड़से जी। जी ने भी बोल दिया, अब मैं नहीं शामिल होऊंगा, मैं शरद पवार के साथ ही रहूंगा। अब तो मुझे लगता है बात अब नहीं उनकी बन बेटी पाएगी। को, जी। जी, उनकी बेटी को भी शायद अभी मुक्ताई नगर से टिकट एनसीपी की ओर से मिलेगी। तो यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है मुकाबला, कि किसके हिस्से में ये सीट जाती है। और अगर ये देखिए, हमने यहाँ रीजन के जो वाइज बड़े बात कर नेता ली। ओबीसी नेता है छगन भुजबल, जी उनके खिलाफ मनोज जरांगे पूरी ताकत लगाने वाले है कि येवला सीट से उनको किस तरह पराभूत करे जाए, क्योंकि मनोज जरांगे का सारा फोकस देवेंद्र फडणवीस और छगन भुजबल पे ही रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, ये तो हमने रीजन वाइज बात कर ली, पूरे महाराष्ट्र के बड़े मुद्दे क्या हैं चुनाव, जो पूरे पैन महाराष्ट्र में चर्चा जिनकी हो, जैसे मराठा आरक्षण आंदोलन है, उसकी चर्चा आपने कहा मराठवाड़ा में ज़्यादा रहती है, पर चुनाव के केंद्र में उसकी चर्चा रहती है। खेती किसानी की बड़ी बात होती है महाराष्ट्र में, किसानों की नाराज़गी की बड़ी बात होती है, और उसको लेकर भी कई आंदोलन होते रहे हैं, कीमतों को लेकर, एमएसपी को लेकर। तो महाराष्ट्र के बड़े मुद्दे क्या हैं चुनाव में जो चर्चा में है? महाराष्ट्र के वैसे बड़े मुद्दा प्रभाव सारा रहा मराठवाड़े में मराठा आरक्षण का, और वो चुनाव में बड़ा मुद्दा है ही वो भी। और किसानों के अगर मुद्दे देखे जाए तो उनकी फसल को दाम नहीं मिलना,
मेन मुद्दा यही रहता है हमेशा। लोकसभा में जो नॉर्थ महाराष्ट्र में नासिक रीजन में जो फटका बैठा था बीजेपी को, वो पैच की किसानों की वजह से, पैच का जो एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था, जी। इसीलिए लोकसभा में वहां के लोग काफी नाराज थे। पर उसके बाद अब पैच पे जो पाबंदियां थी वो भी उठा ली है। बीजेपी ने किसानों को खुश करने के लिए, महायुति गठबंधन ने भी जैसी मोदी जी ने योजना शुरू की थी, वैसे ही सम्मान योजना किसानों के लिए शुरू की है। इन किसानों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, हमेशा इस बताने की कोशिश सारे पार्टियों में है। दूसरी ओर हमेशा शिवसेना या महा उद्धव ठाकरे जी बात करते हैं कि मैं था तो मैंने किसानों का सारा कर्ज माफ किया है। बीजेपी ने भी यानी महायुति ने भी अभी किसानों के लिए बिजली बिल माफ कर रही है। तो किसान, मराठा, माली, ये फैक्टर को जो महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट है, इनको हर पार्टी अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रही है। क्या ये मुद्दों पे ही चुनाव जीते जा सकते हैं। बिल्कुल। एक चर्चा जातीय और है समीकरण। लाडकी बहन योजना की, और इसको लेकर बड़ा कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। कहा जा रहा है, होगा क्या वो अलग बात है। पर महाराष्ट्र में इस योजना को लेकर क्या चर्चा है? आम लोगों तक ये योजना क्या वाकई पहुंच गई है, या कागजों में है, या वाकई इसकी चर्चा है और लोगों के खाते में पैसा 1500 रुपये जो महिलाओं को देने की बात कही जा रही है वो पहुंचा है? जी, आम लोगों के तक ये योजना काफी हद से पहुंच गई है। 2 करोड़ 40 लाख लोग, महिलाओं के खाते में अब हर महीने अमाउंट जा रही है। और ये जो काफी लोकप्रिय योजना हो चुकी है महाराष्ट्र की, तो इसीलिए इसे गेम चेंजर भी हो सकता है। पर सही क्या है ये अपने को 23 नवंबर को ही पता चलेगा। जी। अगर महाराष्ट्र में वापस महायुति की सरकार आई तो सारा श्रेय इसी योजना को जा सकता है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने तो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नवंबर में आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट को देखते हुए नवंबर के भी पैसे अक्टूबर में जारी कर दिए थे। तो हर घर घर उनके कार्यकर्ता जाके लाडली बहन योजना के फॉर्म भर रहे थे। इस योजना में भी तीनों पार्टियों में भी श्रेयवाद की भी लड़ाई चली। जी। सबसे पहले अजित पवार ने इन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की। वो इस योजना, जो स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, उन्होंने उसमें से मुख्यमंत्री वर्ड्स निकाल दिया था। जी। फिर इसके कैबिनेट मीटिंग में काफी नाराजगी हुई इसके बारे में। फिर वापस अजित पवार जी भी वो वर्ड्स यूज करने लगे, उनके पार्टी के लोग भी वो यूज करने पड़े। फिर देवेंद्र फडणवीस जी को भी देवा बहु, जो नाम महाराष्ट्र के लोगों को इतना फेमस नहीं था, ऐसे बैनर हर जगह लगने लगे, देवा बहु देवा बहु। यानी शिंदे जी भी वही योजना पे फोकस करते हैं अपने हर पार्टी के सम्मेलन में, कार्यकर्ता में भी। और बहनों के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो भी बातें वो करते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमने मध्य प्रदेश चुनाव में देखा था कि लाडली बहना योजना एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई, और वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी हुई। अब उसका महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का कितना असर रहता है ये देखने वाला होगा। और महाराष्ट्र का चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पहले 4 पार्टियां होती थी, अब 6 पार्टियां हो गई, जिनका भविष्य एकदम दांव पर लगा है। और कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा ये 23 तारीख को ही सामने आएगा। महायुति गठबंधन सरकार बनाएगा या महाविकास आघाड़ी, ये भी तभी तय हो पाएगा। हालांकि अभी तो तय होना काफ़ी कुछ बाकी है जितेंद्र जी। अभी तो महाविकास आघाड़ी में किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी ये भी तय होना बाकी है, प्रत्याशियों का तय होना भी बाकी है। तो महाराष्ट्र के लोगों का भी इंतज़ार लंबा खिंचता चला जा रहा है। अब चीज़ें उनके हाथ में है, वो क्या तय करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। बाकी जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से जुड़ेंगे और महाराष्ट्र को समझने के लिए आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका।